Now we will start Unit 1 of Class 11th Biology. Unit 1 contains 4 chapters. Chapter 1, that is the living world. Chapter 2, that is biological classification. Chapter 3, plant kingdom. And chapter 4, animal kingdom. तो इस तरीके से हम लोग यूनिट 1 में 4 चैप्टर्स पढ़ेंगे. द लिविंग वर्ल्ड इज चैप्टर 1, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज चैप्टर 2, प्लांट किंगडम इज चैप्टर 3 एंड एनिमल किंगडम इज चैप्टर 4. तो क्लास 11th की बायोलॉजी बुक में जो यूनिट 1 है इसमें 4 चैप्टर्स हैं. चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4. होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता रहता कि वो कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं और उस यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं, वो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं. तो इसलिए ये जब आप कोई पढ़ाई शुरू करते हैं, कोई चैप्टर शुरू करते हैं, कोई यूनिट शुरू करते हैं, तो आपको भली बात ये पता रहना चाहिए कि आप कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं और कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं. तो ये जरूरी है, ये भी पढ़ाई का पार्ट है. तो चैप्टर 1 क्या है? द लिविंग वर्ल्ड. इसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड. ठीक. चैप्टर 2 का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है. उसके बाद चैप्टर 3 का नाम है प्लांट किंगडम और चैप्टर 4 का नाम है एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम. अब जैसा कि आपको पता है कि हर यूनिट में एक फेस ऑफ द यूनिट होता है. तो यूनिट 1 का जो फेस है वो एक फेमस साइंटिस्ट है, अर्नेस्ट मेयर. तो अर्नेस्ट मेयर के बारे में आपको बताया जाएगा कि अर्नेस्ट मेयर ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी. ये अर्नेस्ट मेयर के बारे में चीजों को जानते हैं. तो फेस इस यूनिट के हैं अर्नेस्ट मेयर. ठीक है. तो अर्नेस्ट मेयर जो थे वो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे. मतलब बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है इवोल्यूशन, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि कैसे धरती पर पहला जीव उत्पन्न हुआ और उससे फिर कैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स या डिफरेंट स्पीशीज धरती पर आए. तो इस फील्ड में बहुत ज्यादा काम किया था मायर ने. तो अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि इनकी नाम की जो स्पेलिंग है अर्नेस्ट मायर, तो सही स्पेलिंग जो है वो MAYR है. कुछ किताबों में, क्योंकि हिंदी की किताबों से जब इंग्लिश की किताबें लिखी जाती हैं तो प्रोनाउंसिएशन जो है वो हिंदी में मेयर कहिए, मायर कहिए, वो लगभग एक जैसा होता है. तो उससे ट्रांसलेशन में यहाँ पर YER हो जाता है. लेकिन एक्चुअल में इनके नाम में जो अर्नेस्ट मेयर में मेयर है उसकी स्पेलिंग है MAYR. ठीक है. तो हम जैसा कि बता रहे थे कि अर्नेस्ट मेयर जो थे वो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे. इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे. ठीक है. और इनका जन्म 5 जुलाई 1904 को हुआ था और उनकी डेथ 2004 में हुई थी. यानी ये 100 सालों तक जीवित थे. यानी 100 साल तक जिंदा रहने वाले, मुझे लगता है कि ये बहुत ही चुनिंदा साइंटिस्टों में रहे होंगे. ठीक है. तो इनका जो बर्थ था वो 1904 में था. सन 1904 में पैदा हुए थे, 5 जुलाई. ठीक है. जो एनसीईआरटी बुक ने मेंशन किया है. और उनका जो डेथ ईयर है, इनका जो डेथ ईयर है वो है सन
2004। तो इनकी जो लाइफ स्पान थी वो 100 साल की थी। ठीक है, तो ये 100 साल तक जीवित रहे। एज इनका 100 साल रहा। और ये कहां काम करते थे? ये एज ए इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काम करते थे। दुनिया की बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। तो यहां पर ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। मेयर को डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है, क्योंकि जो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन नाम के साइंटिस्ट थे वो उन्होंने इवोल्यूशन पर बहुत ज़्यादा काम किया था। और अगर इवोल्यूशन का नाम आता है तो डार्विन के बिना वो नाम अधूरा है। तो डार्विन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इवोल्यूशन पर काम किया था और दुनिया को इवोल्यूशन के बारे में सब बहुत ज़्यादा जानकारियाँ दी थी। तो अगर हम डार्विन का नाम नहीं लेते हैं इवोल्यूशन में तो फिर मतलब ये समझा जाएगा कि आपको बहुत ही अल्प ज्ञान है इवोल्यूशन का, बहुत ही कम ज्ञान है इवोल्यूशन का। तो चूंकि डार्विन भी इवोल्यूशन पर काम किए हुए थे और वो पायनियर वर्कर थे, इवोल्यूशन का सबसे पहला एक तरह से डिटेल्ड मैकेनिज्म डार्विन ने देने की कोशिश की थी दुनिया को, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। और डार्विन के बाद मेयर ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इवोल्यूशन पर काम किया था। तो इसीलिए इनकी तुलना डार्विन से की जाती है, मतलब इनको एक तरह से आधुनिक डार्विन कहा जाता है। तो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, क्योंकि डार्विन जो थे वो 19th सेंचुरी में काम किए थे और ये 20th सेंचुरी में एग्जिस्ट किए, तो इसलिए इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। तो अर्नेस्ट मेयर को जो उपाधि दी गई डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, तो ही वाज कंसीडर्ड एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, तो इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी माना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा कि अर्नेस्ट मेयर दुनिया के ग्रेटेस्ट 100 साइंटिस्ट में से एक थे। ये एक लिस्ट बनाई गई जिसमें देखा गया कि दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में 100 वैज्ञानिकों को छांटा जाए। तो जब ये छांटा गया तो उसमें अर्नेस्ट मेयर का भी एक नाम था। तो एनसीईआरटी बुक ये मेंशन करती है कि अर्नेस्ट मेयर वाज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ऑल टाइम्स। तो अब तक के जो 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं उनमें अर्नेस्ट मेयर भी एक थे। तो ही वाज वन ऑफ द, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा he was one of the greatest 100 scientists of all time। ठीक, और जहां तक इनके करियर की बात है तो इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो एंट्री पाई वो 1953 में पाई एंट्री, और वहाँ से फिर ये रिटायर हुए। वहाँ से फिर ये अलग हो गए। लगभग जो ईयर है वो है 1975। तो मतलब इनकी एंट्री जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो 1953 में हुई। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो इनकी एंट्री हुई वो 1953 में हुई और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ये एग्जिट हुए, मतलब रिटायर हो गए, वहां से अलग हो गए 1975 में। और इनका जो वर्किंग कैरियर रहा वो 80 साल का रहा। आप समझ सकते हैं कि एक आदमी जो 100 साल तक जीवित है उसमें 80 साल तक उसने काम किया अपने इंटरेस्ट फील्ड में, जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट था। तो इनका जो वर्किंग कैरियर था वो 80 साल का था। तो इनकी उम्र जो है वो 100 साल की थी, लेकिन इनका जो वर्किंग कैरियर था वो 80 इयर्स का था। तो इनका वर्किंग कैरियर जो था वो 80 इयर्स का था। और इन्होंने इन 80 सालों के दौरान जब तक वो एक्टिव रहे, काम करते रहे,
तो इन्होंने वेरियस फील्ड्स पर रिसर्च किया। इनका जो रिसर्च फील्ड था उसको जरा ध्यान दीजिए। इनका जो रिसर्च फील्ड था, यानी वो किन किन क्षेत्रों में रिसर्च इन्होंने किया, ऑर्निथोलॉजी में किया। ऑर्निथोलॉजी पर इन्होंने काम किया। ऑर्निथोलॉजी समझ ही रहे होंगे आप लोग, स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी, यानी पक्षियों के बारे में इन्होंने रिसर्च किया। तो और पक्षी विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। तो ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ बर्ड्स। और इंडिया में आप पढ़े होंगे फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट डॉक्टर सलीम अली का नाम सुने होंगे, फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। अगर ये सवाल आ जाए तो सलीम अली। एंड व्हाट इज ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो इनके कई रिसर्च फील्ड थे, तो ऑर्निथोलॉजी पर इन्होंने काम किया, टैक्सोनॉमी पर इन्होंने काम किया, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना, ये सब चीज। तो टैक्सोनॉमी पर इन्होंने काम किया। फिर इन्होंने इवोल्यूशन पर काम किया, इवोल्यूशन पर काम किया। और फिर इसके बाद इन्होंने जू जियोग्राफी पर काम किया, सिस्टमैटिक्स पर काम किया, सिस्टमैटिक्स पर काम किया। सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी से मिलता जुलता ब्रांच होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें भी एनिमल को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीजें होती हैं ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, उसको नाम देना और उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखना, इससे संबंधित है टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स, ठीक है। तो इस चैप्टर, जो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसमें टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स ही आपको पढ़ाया जाएगा। और अर्नेस्ट मेयर का जिक्र भी इसीलिए आता है क्योंकि उन्होंने टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स दोनों पर काम किया था। इवोल्यूशन आप लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे, तो ये इवोल्यूशन पर भी उन्होंने काम किया। ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स पर उन्होंने काम किया, ठीक है। बर्ड्स की स्पीशीज की ओरिजिन के बारे में बताया, कैसे बर्ड्स की स्पीशीज की, डिफरेंट स्पीशीज की ओरिजिन हुई है, प्लस बर्ड्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। तो ये ऑर्निथोलॉजी पर भी इन्होंने रिसर्च किया। उसके बाद ये जू जियोग्राफी पर भी इन्होंने काम किया। तो रिसर्च फील्ड इनका क्या है, जू जियोग्राफी। तो इन्होंने जू जियोग्राफी पर भी काम किया। देखिए, जियोग्राफी का मतलब, जू जियोग्राफी का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। जैसे किस एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, जैसे हाथी दुनिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, घोड़े दुनिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं नेचुरली, लॉयन कहाँ पाए जाते हैं, टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, पांडा कहाँ पाया जाता है, ठीक है, या कैमल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आपको पता है कि कैमल जो है वो चेन्नई में नहीं घूमता मिलेगा, कैमल गोरखपुर में नहीं घूमता मिलेगा। नेचुरली आपको इसको पालतू बना करके, डोमेस्टिकेट करके रखा हुआ है, किसी मेले में घुमा रहा है, तो उसको उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं माना जाएगा। कैमल, कैमल डेजर्ट में पाया जाता है। तो कैमल आपको मिलेंगे सहारा डेजर्ट में, कैमल आपको मिलेंगे थार डेजर्ट में, थार इंडिया में है, राजस्थान में है, और सहारा जो है अफ्रीका में आपको मिलता है, सहारा डेजर्ट। अरेबियन डेजर्ट होता है, अरब लोग देखते हो ऊँट पर चलते हैं, ऊँट रखते हैं। तो अब आपको ऊँट चाइना में तो नहीं मिलेगा, ऊँट आपको यूएसए में तो नहीं मिलेगा, ऊँट आपको कनाडा में नहीं मिलेगा। तो ये इसको बोलते हैं जू जियोग्राफी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एनिमल ऑन अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एनिमल ऑन अर्थ, इसको बोलते हैं जू जियोग्राफी। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इन्होंने जू जियोग्राफी पर भी काम किया। तो व्हाट इज जू जियोग्राफी? स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एनिमल ऑन अर्थ, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ, ठीक है। तो धरती पर एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है, कौन सा एनिमल नेचुरली किस इलाके में, किस एरिया में अर्थ के पाया जाता है, इस पर भी इन्होंने काम किया। और मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने ही सिर्फ काम किया, और भी साइंटिस्ट काम किए होंगे, मतलब इनका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था, जिस पर इन्होंने रिसर्च किया, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज और कैसे डिफरेंट स्पीशीज अर्थ पर आए, इसकी स्टडी की। एनिमल्स और प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, उस पर इन्होंने काम किया, जो कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में आता है। बर्ड्स पर काम किया, जो कि ऑर्निथोलॉजी में आता है। और फिर इन्होंने हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी पर भी काम किया, यानी बायोलॉजी का इतिहास क्या रहा है, प्लस बायोलॉजी से आपको क्या मिलने वाला है, बायोलॉजी का दर्शन क्या है, ठीक है ना।
बायोलॉजी अगर ना होती तो क्या होता, और बायोलॉजी है तो उससे आपको क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्या आपको उसका फायदा हो रहा है, ये सब कुछ आता है हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। तो इन्होंने हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी पर काम किया, ठीक है। तो हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, तो हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी पर इन्होंने काम किया। तो ये हो गया इनका जो रिसर्च फील्ड है। अब इसके बाद जब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे एज ए एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, जब तक उन्होंने काम किया और कुछ समय बाद वहां से वो रिटायर हो गए, तो उनको वहां पर एक उपाधि दी गई थी, अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। तो ये टाइटल जो है ऑनर में दी गई थी। वो इतने बड़े कद के वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे जगह पर, कि इनको इस सम्मान से, इस उपाधि से नवाजा गया, अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अलेक्जेंडर अगेसिस, इनको जो टाइटल दिया गया था, इनको जो टाइटल दिया गया था अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर, ठीक है, ऑफ जूलॉजी एमेरिटस, ठीक है। तो अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो अर्नेस्ट मेयर के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज जो एनसीईआरटी बुक लिखती है कि अर्नेस्ट मेयर ने स्पीशीज को डिफाइन किया। स्पीशीज का क्या डेफिनेशन, जैसे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज अ स्पीशीज, तो लिखोगे कि स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन या इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन इंटरब्रीड, यानी दुनिया में ऐसे कोई दो इंडिविजुअल्स जो कि नेचुरली एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं, उनको एक ही स्पीशीज का माना जाएगा। भले ही वो ऊपर से देखने में अलग अलग दिख रहे हो, यदि उनके बीच में नेचुरल रिप्रोडक्शन हो रहा है और उनसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उनको एक स्पीशीज का माना जाएगा। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। तो आज स्पीशीज का डिफिनीशन दुनिया में बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब हाउ यू विल डिफाइन स्पीशीज। मान लो एक धरती पर, एक जगह पर, धरती पर एक कोई इलाका है, वहां पर आपको 10 तरह के ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं ऊपर से, तो आपसे पूछा जाए कि इन कौन से एक ग्रुप के हैं, कौन से दूसरे ग्रुप के हैं, कौन से एक स्पीशीज के हैं, कौन से दूसरे स्पीशीज के हैं, तो आप पहले तो कोशिश करेंगे कि जो एक जैसा दिख रहा है उसको एक स्पीशीज का मानेंगे, जो एक जैसा दिख रहा है उसको दूसरे स्पीशीज का मानेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग तरह के दिखने वाले ऑर्गेनिज्म भी सेम ही स्पीशीज के हो सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में नेचुरल इंटरब्रीडिंग हो रही है और वो नेचुरली बच्चा पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। तो आज दुनिया में स्पीशीज का जो डेफिनेशन चलता है वो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट चलता है, उसको मेयर ने दिया था। तो गेव बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, गेव बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, मतलब ये पायनियर वर्कर थे स्पीशीज को डिफाइन करने वालों में से। स्पीशीज के डिफिनीशन बहुत सारे साइंटिस्टों ने दी है, कुछ मॉर्फोलॉजी के आधार पर दी है, इन्होंने रिप्रोडक्शन को आधार बनाया। तो जो आज का जो स्पीशीज का डेफिनेशन है वो बायोलॉजिकल स्पीशीज का डेफिनेशन है। तो आपको ये चीज भी आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बायोलॉजिकल स्पीशीज क्या होती है ये इन्होंने बताया। तो he gave biological concept of species, या he defined, he was the pioneer worker, he was the pioneer who defined what are biological species। फिर इसके बाद अर्नेस्ट मेयर के बारे में एक और पॉइंट यहाँ मेंशन है कि अर्नेस्ट मेयर को 3 बहुत ही फेमस अवार्ड मिले थे। तो उसको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। तो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, तो ही वाज, उनको 3 प्राइजेस दिए गए थे, 3 प्राइजेस दिए गए थे। और ये जो 3 प्राइजेस दिए गए थे अर्नेस्ट मेयर को, ये जो 3 पुरस्कार थे, इन्हीं को बोला जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो कौन सा साइंटिस्ट है जिसको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी दिया गया? तो अर्नेस्ट मेयर। एंड इसका मतलब क्या हुआ
ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी का मतलब हुआ कि एक ऐसा साइंटिस्ट जिसको दुनिया में बायोलॉजी के फील्ड में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड दिए गए। हाँ, इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला क्योंकि इन्होंने कोई ऐसी खोज नहीं की थी जिसकी वजह से नोबेल प्राइज इनको दिया गया हो, लेकिन इनको ये जो 3 प्राइज थे, ये जो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी था, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा कद रखता है। इन अवार्ड्स का भी कद बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो अब ये कौन कौन से 3 प्राइजेस थे, इसका भी आपको नाम यहाँ मेंशन करना है तो लिख लेंगे। बेल्जन प्राइज दिया गया 1983 में, जो ट्रिपल क्राउन में मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेल्जन प्राइज, ठीक है। तो बेल्जन प्राइज हो गया। उसके बाद 1983 में ये बेल्जन प्राइज दिया गया था। और दूसरा जो प्राइज था इंटरनेशनल प्राइज था, तो इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, ये ध्यान रखेंगे। इन 1994 और फिर तीसरा प्राइज था क्रैफोर्ड प्राइज। तो क्रैफोर्ड प्राइज भी आप यहां मेंशन कर लेंगे। तो क्रैफोर्ड प्राइज 1999 में, तो क्रैफोर्ड प्राइज इन 1999। तो इनको जो ट्रिपल क्राउन दिया गया उसका ईयर जरा फिर से ध्यान से सुन लेंगे। 93, 94, 83 में एक अवार्ड मिला, एक अवार्ड 1994 में मिला और एक अवार्ड 1999 में मिला। जो 1983 में मिला वो था बेल्जन प्राइज। जो 1994 में मिला लगभग इसके 11 साल बाद इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी मिला और इसके लगभग 5 साल बाद उनको क्रैफोर्ड प्राइज मिला 1999 में। और इन तीनों प्राइज को मिला के कहा जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो अर्नेस्ट मेयर हैं, इन्होंने किन किन विषयों पर काम किया, किन किन क्षेत्रों में काम किया। मुख्य रूप से ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। तो इनका जो मेन काम था वो इवोल्यूशन पर था, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज और स्पीशीज डाइवर्सिटी पर उन्होंने जो सवाल खड़े किए, दुनिया के सामने जो क्वेश्चन खड़े किए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं खड़े करेंगे, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तब तक उसका आंसर देने के लिए लोग आगे नहीं आएंगे। या तो खुद ही आप क्वेश्चन करिए और उसको ढूंढने की कोशिश करिए। तो सबसे पहला चीज होता है, किसी चीज को अगर आपको समझना है ना, तो पहले आपको क्वेश्चनिंग आना चाहिए कि किस प्रकार का यथार्थ क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन केवल पूछने के लिए नहीं पूछना है, क्वेश्चन का भी एक तरीका होता है, ठीक है। केवल क्वेश्चन ही पूछते रहिए बेसिर पैर के, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज और स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ स्पीशीज। धरती पर ये वैरायटी ऑफ स्पीशीज कैसे आए, ये भी एक क्वेश्चन है। कहां से आए, इनमें से क्या सारे स्पीशीज धरती पर डे 1 से मौजूद हैं, या सारे स्पीशीज जो है वो ऐसे ही अनंत काल तक धरती पर रहेंगे, क्या इनमें कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। ये सारे सवाल ही तो है। तो अगर आप ये सवाल उठाएंगे तभी तो इसका उत्तर खुद ढूंढेंगे और आपके इन सवालों का उत्तर ढूंढने के लिए दूसरे साइंटिस्ट भी प्रेरित होंगे। तो ये भी एनसीईआरटी बुक लिखता है कि इन्होंने सबसे पहले ओरिजिन ऑफ स्पीशीज और स्पीशीज डाइवर्सिटी पर क्वेश्चंस उठाए और उनके सॉल्यूशंस को ढूंढने में और ढूंढवाने में भी काम किया। अब आइए हम लोग इस यूनिट का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द लिविंग वर्ल्ड। तो द लिविंग वर्ल्ड में जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट जिक्र किया गया है एनसीईआरटी बुक में कि व्हाट इज लिविंग, जो पहला ही सवाल है एनसीईआरटी बुक का, व्हाट इज लिविंग, तो उसको समझते हैं। व्हाट इज लिविंग, ये एक क्वेश्चन डाल करके पैराग्राफ की हेडिंग का ये समझाने की कोशिश की गई है।
तो आप खुद सोचिए ना कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। लिविंग का मतलब कि लिविंग थिंग्स, दुनिया में दो तरह की चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं, छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो आप दुनिया में जो थिंग्स है, जो चीजें हैं या मैटर है, ठीक है ना, कोई भी चीज जो दिख रही है दैट इज मैटर। वो मैटर सॉलिड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, ठीक है। ये तो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी होगी मैटर की, ऐसे मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी होती है। यहां पर बायोलॉजिकली हम लिविंग मैटर किसको कहेंगे, ये सवाल है, ठीक। तो थिंग्स या मैटर दो तरह के होंगे, लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो किस मैटर को, किस थिंग को हम लिविंग कहेंगे, या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो लिविंग मैटर ही है ना, वो भी तो मैटर ही है ना, तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स किन को कहेंगे। तो दूसरे शब्दों में हम एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको कहेंगे ये पूछ रहे हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग शब्द उसमें क्यों लगाए हुए हैं। तो लिविंग के लिए क्या पहचान है, व्हाट इज लिविंग, क्या है लिविंग, ये क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या कोई भी मैटर के लिविंग होने के क्या फीचर्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या कैरेक्टर है। अगर लिविंग कैरेक्टर है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो कन्वेंशनली जो कहा जाता है ना कि स्पष्ट रूप से कुछ प्रॉपर्टी दिखाई देती है मैटर में, तो उस मैटर को हम लिविंग कहेंगे। तो आप इसको ऐसे मेंशन कर लेंगे, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। तो डिस्टिंक्टिव मतलब स्पष्ट रूप से, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इसलिए है क्योंकि उनमें कुछ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, ठीक है। सो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जस्टिफाई व्हाई दे आर लिविंग। वो जो है बताते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग क्यों है। तो आप से पूछा जाएगा कि कौन कौन से डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं जिससे कि पता चलता है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो, या मैटर जो है, ऑर्गेनिज्म का मतलब ही होता है कि वो लिविंग। लिविंग आप करने का मतलब है जीवित, जीवधारी। ऑर्गेनिज्म शब्द का मतलब ही होता है जीवधारी, जिसमें जीवन है या जीवन रहा है। अब ये डेड भी हो सकता है, तो डेड ऑर्गेनिज्म शब्द लगा दोगे। अगर वो जीवित है, फंक्शनल है, काम कर रहा है, जिंदा है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलोगे। तो ऑर्गेनिज्म जो है ना, ध्यान से समझिए, एक एक शब्द का मतलब है। ऑर्गेनिज्म लिविंग भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म डेड भी हो सकता है, ठीक? मेरी बात समझिए, डेड और नॉन लिविंग में अंतर है टेक्निकली। तो जब ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा, जिंदा रहेगा, तो उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, जिसमें प्राण है। और जब उस ऑर्गेनिज्म का प्राण निकल जाता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी ना कभी मरता है, तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके मरे हुए रूप को बोलते हैं डेड ऑर्गेनिज्म। ये मरा, कुत्ता जो है रोड पर मरा पड़ा है तो बोलेंगे डेड ऑर्गेनिज्म। एक कुत्ता चल रहा है, भूख रहा है, काट रहा है, दौड़ रहा है, वो जीवित है, तो उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म। डॉग एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, मरा हुआ डॉग है लेकिन वो मरा हुआ है, तो डॉग एज डेड ऑर्गेनिज्म। तो पहले ये समझो, तो जब ऑर्गेनिज्म डेड होगा तो वो डेड ऑर्गेनिज्म हो गया। यानी जब कोई चीज पहले कभी लिविंग रही है और उसके बाद उसमें एक्टिविटीज या तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस, या दूसरे शब्दों में कहें वो मर जाता है, तो उसीलिए तब उसको हम डेड ऑर्गेनिज्म कहने लगते हैं। लेकिन जो मैटर है वो लिविंग और नॉन लिविंग हो सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि नॉन लिविंग और डेड में क्या अंतर है। नॉन लिविंग जो कभी लिविंग था ही नहीं,
was never alive. That is never alive. कभी वो जीवित था ही नहीं। और डेड का मतलब है पहले वो अलाइव था, इट वॉज अलाइव बिफोर, अलाइव बिफोर। तो डेड शब्द आप तब लगाते हैं किसी मैटर, डेड मैटर, कि पहले वो कभी जीवित था, बाद में फिर डेड हो गया। और नॉन लिविंग मतलब वो कभी जीवित था ही नहीं। जैसे पेन है, ये डेड मैटर है कि नॉन लिविंग मैटर है? ये नॉन लिविंग मैटर है, ये कलम कभी जीवित था ही नहीं। टेबल, ईटा, टीवी, मोबाइल, पंखे, ठीक है, तो ये सब क्या है? नॉन लिविंग मैटर है। लेकिन एक मरा हुआ कौवा पड़ा है, मरा हुआ कुत्ता पड़ा है, मरा हुआ हाथी पड़ा है, मरा हुआ इंसान पड़ा है, तो क्या बोलेंगे? डेड ऑर्गेनिज्म। तो वहां डेड शब्द, वहां नॉन लिविंग डॉग नहीं लिखेंगे, वहां नॉन लिविंग एलिफेंट नहीं लिखेंगे, मरे हुए हाथी को, वहां डेड एलिफेंट लिखेंगे। तो पहले तो आप शब्द को समझिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेड एंड नॉन लिविंग। तो आइए फिर से समझते हैं। हम आपको समझा रहे हैं व्हाट इज लिविंग। तो कोई भी मैटर में कौन कौन से ऐसे फीचर आ जाए, डिस्टिंक्टिव फीचर आ जाए, जिससे कि हम उसको लिविंग कंसीडर करेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो कौन कौन से डिस्टिंक्टिव फीचर्स हो सकते हैं? और वो कन्वेंशनली, परंपरागत रूप से आप आसानी से उनको देख सकते हैं। भाई आप एक अलमारी को लिविंग नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि अलमारी जो है वो जैसे पड़ी है सालों से वैसे ही पड़ी रहेगी, वो बोलेगी नहीं, वो सुनेगी नहीं, वो खाना नहीं खाएगी, उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं चल रहा होगा, उससे बच्चे पैदा नहीं होते होंगे, ऐसा समझिए। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक नॉन लिविंग थिंग में जो अंतर होगा, ठीक है ना, नॉन लिविंग थिंग में जो अंतर होगा वो यही अंतर होगा कि कुछ फीचर्स आपको दिखेंगे लिविंग में जो कि नॉन लिविंग में यूजुअली नहीं दिखते, ठीक है। तो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद रहते हैं वो क्या क्या है? ग्रोथ दिखाता है, और ये कन्वेंशनल है, ध्यान रखिएगा। कन्वेंशनली जो कैरेक्टर ऑब्जर्व होते हैं, कन्वेंशनली जो कैरेक्टर ऑब्जर्व होते हैं वो होता है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म है, तो मेटाबॉलिज्म देखा जाता है, एबिलिटी टू सेंस, एबिलिटी टू सेंस, संवेदनाओं को ग्रहण करना और एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करना, ठीक है। तो एबिलिटी टू सेंस, ठीक है, एबिलिटी टू रिप्लिकेट, एबिलिटी टू रिप्लिकेट मतलब रिप्रोडक्शन। तो हम जहां रिप्रोडक्शन लिखे हैं उसको आप लिख सकते हैं एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट, अपनी संख्या को बढ़ाना, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो आपको डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप देखते हैं, कन्वेंशनली जो दो कैरेक्टर आप देखते हैं वो क्या क्या देखते हैं? ग्रोथ देखते हैं, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट यानी रिप्रोडक्शन देखते हैं, मेटाबॉलिज्म देखते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब कि आपको मालूम है कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल का बना होता है, तो सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं उन्हीं को, उनके सम को, सारे केमिकल रिएक्शंस को मिला के क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। और हर केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। तो मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ रिएक्शन गोइंग ऑन इनसाइड अ सेल, और जब सेल जीवित रहेगी तब ये रिएक्शन चलेंगे। ये रिएक्शन चल रहे हैं इसलिए वो सेल जीवित है, ऐसे भी तो कह सकते हो। तो ये हो गया ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो ये होती है कि एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट, एबिलिटी टू सेंस एंड माउंट अ सूटेबल रिस्पांस। ये तो छूट गया, मतलब लिखना पड़ेगा, माउंट अ सूटेबल रिस्पांस, सूटेबल रिस्पांस। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाते हैं कन्वेंशनली, परंपरागत तरीके से
अगर आपसे कोई सीधे पूछे कि बताओ लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, तो नहीं बोलोगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ देखा जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन देखा जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म दिखाते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो चीज़ों को सेंस करते हैं, ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेंस ही नहीं करते बल्कि जिस तरह का वो सेंस करते हैं उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्स भी करते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने में मिलेगी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने को ऑर्गेनाइज भी करते हैं, तो उसको लिखा है सेल्फ ऑर्गेनाइज। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में अपने आप को ऑर्गेनाइज भी करते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज। भैया अगर अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो वो जीवित भी नहीं रख पाएंगे अपने आप को। तो यहाँ पर ये भी चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और बताते हैं, जब हम यहाँ पर आपको सेल्फ ऑर्गेनाइज लिखे हैं तो आप कई जगह जेड की जगह एस भी लिखा पाएंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन की स्पेलिंग में एस होगा कि जेड होगा। हो सकता है आपके टीचर्स लोअर क्लासेस में आपको बताए हो, ये सब ब्रिटिश इंग्लिश और जो अमेरिका की इंग्लिश है उसका फर्क है। अगर आप किसी अमेरिकन राइटर की किताब पढ़ेंगे तो वहां पर जेड आएगा, लेकिन अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश, क्वींस इंग्लिश इसको बोलते हैं, क्योंकि भारत पर अंग्रेजों का अधिकार रहा बहुत सालों तक, तो यहाँ पर जो अंग्रेजी की छाप छुटी है वो अंग्रेजों की यानी ब्रिटिश इंग्लिश की छाप छुटी हुई है, या क्वींस इंग्लिश की छाप जो है यहाँ पर छुटी हुई है। तो हम लोग की जो अंग्रेजी होती है वो ज्यादातर हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश या क्वींस इंग्लिश फॉलो करते हैं। तो यहाँ जो किताबें लिखी जाती हैं उसमें ब्रिटिश इंग्लिश या क्वींस इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन में जेड की जगह एस आ जाएगा। लेकिन अगर यही अमेरिकन लिखेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन जैसा प्रोनाउंसिएशन होगा वो ऐसे ही लिखते हैं, वहां साइलेंट जैसी चीज नहीं होती है, जो साइलेंट नहीं होता। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में शुरुआत जो है वो टी से हो रही है, लेकिन हम जब टेरिडोफाइटा लिखते हैं तो पी लिखते हैं। टेरिडोफाइटा मतलब PTER, तो पी साइलेंट है। तो साइलेंट का कंसेप्ट अक्सर आप अमेरिकन बुक्स में नहीं देखेंगे, क्वींस इंग्लिश में देखेंगे। जैसे आप मीटर लिखते हैं तो METER मीटर लिखते हैं, और एक METRE लिखते हैं मीटर। तो जो अमेरिकन होंगे उसको मीटरी पढ़ेंगे, मीटरी, और मीटर वो ऐसे लिखेंगे मीटर, TR, और ये तो TR ट्री, मीटरी। तो ये क्वींस इंग्लिश है, यानी जो क्वींस इंग्लिश होगी वो मीटर की स्पेलिंग है। हम लोग की किताबों में मीटर की स्पेलिंग ये होती है, अमेरिकन बुक्स में मीटर की स्पेलिंग ये होती है। तो कई बायोलॉजी जब हम पढ़ते हैं ना तो वहां हमको इस चक्कर में नहीं पढ़ना होता कि हम क्वींस इंग्लिश वाली स्पेलिंग लिख रहे हैं या अमेरिकन इंग्लिश वाली स्पेलिंग लिख रहे हैं। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं बेटा, तो वहां पर हम ऑर्गेनाइजेशन में जेड लगाएं या एस लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन की जगह हम कुछ और न लिख दे, बस ये ध्यान रखिएगा। ये बात समझ में आ गई। एक और बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, जब आप पढ़ते हैं बायोलॉजी पढ़ेंगे आगे ECG, ECG तो सब लोग जानते होंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जाओ डॉक्टर से जो है वो ECG करवा लो, हार्ट की एक्टिविटी पता चल जाएगी। तो इलेक्ट्रो, ई से इलेक्ट्रो, सी से कार्डियो और जी से ग्राम। तो सी से तो कैट होता है, और के तो के क्यों नहीं, मतलब कार्डियो, तो कार्डियो में के प्रोनाउंसिएशन है ना। हम बोल रहे हैं सी और कार्डियो के जगह के जगह सी लिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है वो ECG लिखा जाता है क्वींस इंग्लिश में, लेकिन अमेरिकन होंगे वो EKG लिखेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो EKG भी वही है जो ECG है, बस अमेरिकन जो डॉक्टर्स होते हैं वो EKG लिखते हैं, ब्रिटिश डॉक्टर लिखते हैं ECG लिखते हैं। तो ये सब मैंने कुछ एग्जांपल दे दिया कि आपको बहुत परेशान नहीं होना है कि ऐसे ही चलेगा। तो हमने आपको जो पहला पैराग्राफ था जिसमें ये पूछा गया कि व्हाट इज लिविंग, तो उसमें पहला आपको एक तरह से पॉइंट बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें कुछ लिविंग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो बहुत ही स्पष्ट होते हैं, मतलब डिस्टिंक्टिव होते हैं, और वो कन्वेंशनल होते हैं, मतलब आसानी, वो आपको बहुत लंबे समय से ये प्रॉपर्टी पता चली आ रही है कि लिविंग में क्या क्या होना चाहिए। जैसे ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मतलब एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट है, मेटाबॉलिज्म है, एबिलिटी टू सेंस एंड माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स है, सेल्फ ऑर्गेनाइज होना हो गया, और यहाँ पर जो है वो इंटरेक्ट करे, ठीक है ना, एंड इमर्जेंस। तो यहाँ पर एक और टर्म लिखा है इंटरैक्शन और इमरजेंस। तो इंटरैक्शन और इमरजेंस ये भी चीज NCERT बुक में लिखी हुई है।
तो मतलब इंटरेक्शन समझ रहे हैं ना, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे के साथ कुछ इंटरेक्शन चलता है, संवाद चलता है, या तो लड़ रहा होगा, झगड़ रहा होगा, या तो फिर अपना जैसे परिवार है तो बच्चों के साथ, अपने फादर के साथ, मदर के साथ उसका इंटरेक्शन चल रहा होगा। तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाता है, मतलब उसमें आपको कुछ फीलिंग्स भी होंगी, वो फीलिंग को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग होगा, तो उसको इंटरेक्शन कहेंगे। और इमरजेंस का मतलब होता है कि आप नया नया परिवर्तन देखते रहेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म स्थिर नहीं रहते, समय के साथ उसमें बदलाव आता रहता है और एक नए तरह का रूप भी वो दिखाते रहते हैं, ठीक है ना। अब टेबल पूरे जीवन भर टेबल ही रहेगा, टेबल से कोई कुर्सी नहीं बन के निकल आएगी, ठीक है ना। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आज एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हजारों लाखों साल बाद आप उसी से कई दूसरे तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी इमर्ज होता हुआ देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट एनसीईआरटी बुक ने इसको मेंशन किया है। तो मैं रुक रुक के कई बार रिपीट कर करके ये चीज बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। इस चैप्टर को टीचर बोलते हैं अरे पढ़ लेना इसमें क्या लिखा है, और ये आपको 2 मिनट में खत्म कर देते, क्योंकि इसी पर आपका बेस टिका हुआ है। तो फिर से सुन लीजिए, जो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कन्वेंशनली, वो क्या क्या होता है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन को बोलते हैं एबिलिटी ऑफ सेल्फ रिप्लिकेशन, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेंस एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पांस, सेल्फ ऑर्गेनाइज अपने आप को करना, इंटरैक्शन और इमरजेंस। तो ये प्रॉपर्टी होती है कन्वेंशनली एक लिविंग थिंग की। हम लोगों ने पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ कन्वेंशनल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेल्फ रिप्लिकेशन हो गया, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मतलब सेल्फ रिप्लिकेट एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज वाली प्रॉपर्टी हो गई, फिर इंटरैक्शन हो गया एंड इमरजेंस हो गया, ठीक है, इंटरैक्शन एंड इमरजेंस। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज में से बारी बारी हम लोग जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपके दिमाग में आती है जब आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंसीडर करते हैं तो वो आता है ग्रोथ। तो आइए हम लोग ग्रोथ को एज अ लिविंग प्रॉपर्टी के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्रोथ जो है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग मैटर की प्रॉपर्टी होती है। आपने देखा होगा सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ दिखाते हैं, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ। तो पहला जो चीज आप इसके बारे में ऑब्जर्व करते हैं, क्या? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ, ठीक है। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ग्रोथ दिखाते हैं। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी जो आप ग्रोथ के बारे में देखते हैं कि ग्रोथ को हम 2 तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंक्रीज इन मास, या तो वजन बढ़ जाए या नंबर बढ़ जाए, तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, और इसको बोला जाता है ट्विन प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोथ। तो दूसरा, हाउ ग्रोथ इज ऑब्जर्व, ग्रोथ कैसे ऑब्जर्व आप करते हैं? तो एक तो होता है इंक्रीज इन मास और दूसरा होता है इंक्रीज इन नंबर, ठीक। और इसको कहा जाता है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ या ट्विन प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोथ, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ठीक, या ट्विन प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टरिस्टिक या ट्विन प्रॉपर्टी क्या होता है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है कि जो ग्रोथ होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो कैसा ग्रोथ होता है? तो दोनों में ही ग्रोथ जो है वो सेल डिवीजन से होता है। सेल डिवाइड करती है, बिना सेल डिवीजन के ना तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ दिखा सकता है ना ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ दिखा सकता है। तो तीसरा जो पॉइंट होता है कि चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों में ही, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, तो इन दोनों में ही ग्रोथ ऑकर्स बाय सेल डिवीजन, ठीक है। ग्रोथ ऑकर्स
बाय सेल डिवीजन। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो होता है वो सेल डिवीजन से होता है। ठीक है, अच्छा, अब जब हम मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो इसमें प्लांट भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। तो प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए। ठीक, दो तरह के मान लो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म कॉमन होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, पूरे जीवन भर प्लांट ग्रो करते रहते हैं, जबकि एनिमल में एक फिक्स टाइम तक ग्रोथ होता है, उसके बाद फिर ग्रोथ नहीं होता। वो अलग बात है कि एनिमल के अंदर, बॉडी के अंदर अगर कोई टिश्यू की डेथ हो गई है, किसी ऑर्गन में कुछ सेल्स की डेथ हो गई है, तो अगल बगल की सेल डिवाइड करके वो उसको रिप्लेस कर देती हैं, बट इसको हम ग्रोथ नहीं कहेंगे। सेल डिवीजन वहां हो रहा है वो हीलिंग के लिए, रिपेयर के लिए, डैमेज सेल को रिप्लेस करने के लिए, बट वो ग्रोथ थोड़ी ना हुआ। मान लो हमारे लीवर की कुछ सेल्स डैमेज हो गई हैं, तो जो हेल्दी सेल्स हैं वो डिवाइड करके उस डैमेज सेल को रिप्लेस कर देती हैं, बट हमारी ग्रोथ या हाइट या वेट तो वही रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं। तो हर सेल डिवीजन से ग्रोथ हो ये जरूरी नहीं है, तो वही एनसीईआरटी बुक ने इसको समझाया है। तो प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। ठीक, और जो एनिमल में ग्रोथ होता है वो लिमिटेड ग्रोथ होता है। ठीक है, लिमिटेड ग्रोथ होता है। और जब हम कहते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ तो उसका मतलब होता है ग्रोथ ऑकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट लाइफ। तो ग्रोथ ऑकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट लाइफ स्पान। ग्रोथ ऑकर्स कंटिन्यूअसली, ग्रोथ ऑकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट लाइफ स्पान, थ्रू आउट लाइफ स्पान। ठीक है, तो ये चीज आप प्लांट्स में ऑब्जर्व करते हैं, जबकि एनिमल में क्या होता है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ही ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ इज सीन अप टू सर्टेन पीरियड, सर्टेन स्टेज। तो ग्रोथ इज सीन अप टू सर्टेन स्टेज। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर होता है प्लांट और एनिमल में जो ग्रोथ होता है उसको लेकर के। ठीक है, अच्छा, यहां ये भी लिख लेंगे कि जो भी ग्रोथ हो रहा है वो तो सेल डिवीजन के वजह से होता है। ठीक है, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, इनमें ग्रोथ जो होता है वो सेल डिवीजन के वजह से होता है। तो जो एनिमल है उसमें ग्रोथ इज सीन अप टू अ सर्टेन स्टेज। ठीक है, क्योंकि सेल डिवीजन एक सर्टेन स्टेज तक होता है और उससे एनिमल की ग्रोथ होती रहती है या हो जाती है, उसके बाद फिर ग्रोथ नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी कभी कभी आप सेल डिवीजन ऑब्जर्व करते हैं टिश्यूज में डेड सेल को या डैमेज सेल को रिप्लेस करने के लिए, तो वो भी आप लिख लीजिए। ठीक है ना, तो हाउएवर सेल डिवीजन ऑकर्स इन, हाउएवर यहां लिख लेंगे, हाउएवर सेल डिवीजन occurs in certain tissues to replace dead cells or damaged cells। ठीक है, dead cells या damaged cells। ठीक है, तो ये होता है ऑर्गेनिजम्स में जो आप ग्रोथ देखते हैं वो सभी में अनलिमिटेड नहीं होता या सभी में लिमिटेड नहीं होता है, कुछ में अनलिमिटेड होता है, कुछ में लिमिटेड होता है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें जो सेल डिवीजन से ग्रोथ होता है वो बहुत ही आसानी से ऑब्जर्व हो जाता है इन विट्रो कंडीशन में। इन विट्रो कंडीशन मतलब कि आप एक अमीबा को एक टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश में रख दीजिए, ग्लास का apparatus होता है, और उसको कल्चर करिए। कल्चर मतलब उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में रख दीजिए ताकि उसको भोजन मिलता रहे। तो अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल की उसकी बॉडी बनी है तो वो डिवाइड करेगी तो 2 सेल हो जाएगा, 2 अमीबा, वो दोनों डिवाइड करेंगी तो 4 सेल हो जाएगा, यानी 4 अमीबा। तो अमीबा इतना छोटा होता है कि बिना माइक्रोस्कोप के मदद के आप उसको नहीं देख सकते। तो इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको ग्रोथ जो है वो सेल डिवीजन से होता हुआ बड़े आसानी से दिखाई देगा। ठीक है, हम लोगों के अंदर एक छोटा बच्चा है, वो उसको आप ऊपर से बड़ा होता हुआ देखेंगे, यानी अभी तो 1 फुट का था, फिर ये 1.5 फुट का हो गया, फिर 2 फुट का हो गया, फिर 3 फुट का हो गया। उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका मास भी बढ़ रहा है, उसका वेट भी बढ़ रहा है, बट आप
उसके अंदर जो सेल डिवाइड हो रही है वो होते हुए नहीं देख पाते, ठीक है। लेकिन जो अमीबा है उसको आसानी से आप देख पाएंगे। सेल डिवीजन आप अगर अंदर बॉडी के चीर फाड़ करके उसको देखेंगे तो दिख ही जाएगा, माइक्रोस्कोप वहां भी लगाना पड़ेगा, लेकिन आसानी से सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दिख जाता है। तो आप यहां लिख लेंगे कि ग्रोथ ड्यू टू सेल डिवीजन कैन बी इजिली ऑब्जर्व, ठीक है। तो ग्रोथ ड्यू टू सेल डिवीजन इज, ठीक है, इजिली ऑब्जर्व किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, ऑब्जर्व। और ये जो ऑब्जर्वेशन होता है इन विट्रो कंडीशन, इन विट्रो कंडीशन मतलब इन विट्रो कंडीशन में ऑब्जर्व होता है जब आप सेल के नंबर को माइक्रोस्कोप की मदद से काउंट कर सकते हैं, बाय काउंटिंग नंबर ऑफ सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप। जगह नहीं है तो मैं ऐसे लिखते जा रहा हूं, अंडर माइक्रोस्कोप। जो मैं बोल रहा हूं वो उस पर भी आपको नजर रखना है। तो फिर से सुन लीजिए, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें सेल डिवीजन के द्वारा होने वाला ग्रोथ आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं इन विट्रो कंडीशन में। इन विट्रो का मतलब होता है भाई उनको कल्चर मीडियम में रख लीजिए। कल्चर मीडियम मतलब एक ऐसा पेट्री डिश या टेस्ट ट्यूब जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, और अमीबा डाल दीजिए, पैरामीशियम डाल दीजिए, और उसमें होने वाले सेल डिवीजन से जब ना सेल का नंबर बढ़ेगा तो माइक्रोस्कोप के मदद से आप उनके नंबर को गिन के बता सकते हैं, अरे इनका तो नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसमें ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, जो जहां तक ग्रोथ की बात है तो ग्रोथ जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग मैटर में ही नहीं देखा जाता है। ग्रोथ जो होता है वो नॉन लिविंग मैटर में भी देखा जाता है। मेरी बात ध्यान सुनिए, हमने क्या बोला? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, ठीक है। बट हमने ये नहीं कहा कि केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ग्रोथ दिखाते हैं। केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं दिखाते, जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं वो भी ग्रोथ दिखाती हैं। जैसे माउंटेन है, सैंड माउंट्स होते हैं, बोल्डर्स होते हैं, पत्थर के बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं उनको बोल्डर्स कहते हैं। पहाड़ आप जानते हैं, पहाड़ भी बड़े होते रहते हैं, उनके ऊपर और मिट्टियां डिपॉजिट होती जाएंगी तो पहाड़ और बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो डस्ट के डिपोजिशन से, सैंड के डिपोजिशन से, मिट्टियों के डिपोजिशन से जो आपको नॉन लिविंग स्ट्रक्चर दिख रहा है वो और बड़ा होता जाता है, तो ये भी तो ग्रोथ है। तो उसको एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि सरफेस पर ऊपर से डिपॉजिट होते होते वो बढ़ रहा है। अंदर से कोई ग्रोथ नहीं होती है। जैसे हम लोगों में ग्रोथ ऊपर किसी मटेरियल के डिपोजिशन से नहीं होती। हम लोगों में अंदर ही अंदर सेल डिवाइड करती है तो हम बड़े होते जाते हैं। तो याद रखिए कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, अंदर से ग्रोथ होती है, और जो नॉन लिविंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, नॉन लिविंग मैटर्स होते हैं, उनमें कौन सी ग्रोथ होती है? उनमें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। तो याद रखेंगे, ग्रोथ जो सेल डिवीजन से होता है, या ग्रोथ कहने का मतलब है इंक्रीज इन मास, तो सेल तो होती नहीं है नॉन लिविंग मैटर में, तो मास जो बढ़ रहा होता है वो पहाड़ का भी बढ़ रहा होता है, मास जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी बढ़ रहा होता है। बस दोनों के मास बढ़ने में अंतर है कि एक में मास अंदर से बढ़ रहा होता है, एक में मास बाहर से बढ़ रहा होता है। यही पहचान है जो हम बात करते हैं, तो ठीक है ना। तो ये पहचान है कि कैसे मास इंक्रीज होता है या इंक्रीज होता है लिविंग में और नॉन लिविंग में। तो ग्रोथ एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दो तरह का होता है, ठीक है। तो ग्रोथ एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दो तरह का होता है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरा है इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक। इंट्रिंसिक ग्रोथ, जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ ये देखा जाता है नॉन लिविंग थिंग्स में, ठीक है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ तो नॉन लिविंग थिंग्स में, और लिविंग जो मैटर होते हैं उनमें इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक। यानी कि ग्रोथ जो है वो सब मैटर दिखाते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों। तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ग्रोथ इज शोन बाय बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर। लिविंग चीज होगी वो भी ग्रोथ दिखाएगी, नॉन लिविंग चीज होगी वो भी ग्रोथ दिखाएगी। जो लिविंग चीज ग्रोथ दिखाएगी वो अंदर से ग्रोथ दिखाएगी, नॉन लिविंग चीज जो ग्रोथ दिखाएगी वो बाहर से दिखाएगी। तो जब ग्रोथ अंदर से होता है, यानी आप कह सकते हैं ग्रोथ इज
फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, अंदर से ग्रोथ हो रहा है सेल के डिवाइड होने से, तो वो हो गया इंट्रिंसिक ग्रोथ। और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब होता है कि यहां पर ग्रोथ जो होता है वो आउटसाइड से होता है, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, डिपोजिशन ऑफ मटेरियल, डिपोजिशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस, ऑन सरफेस, यानी सरफेस पर मटेरियल के डिपोजिशन से जो ग्रोथ होता है उसको एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। जैसे पहाड़ हो गया, माउंटेन हो गया, नॉन लिविंग का एग्जांपल क्या होगा, जैसे माउंटेन हो गया, नॉन लिविंग में माउंटेन्स, ठीक है, बोल्डर्स हो गया, बोल्डर जो होते हैं बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, और उसके बाद सैंड माउंट्स हो गए, ठीक है, ठीक, सैंड माउंट्स हो गए, तो ये सब नॉन लिविंग चीजों के एग्जांपल है। तो हमने आपको लिविंग और नॉन लिविंग मैटर में ग्रोथ कैसे होता है वो समझा दिया है। अच्छा, अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो हायर एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, मतलब एक तरह से कहा जाए तो मल्टीसेलुलर एनिमल्स और प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हायर, जो एनसीईआरटी की लाइनिंग है, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसमें जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है, इसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो होता है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, मतलब इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग चीज माना जाता है। रिप्रोडक्शन का मतलब है अपने जैसे और लोगों को पैदा करना। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी साइज बड़ी हो रही है, जिसका मास इंक्रीज हो रहा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, एक देखो जीब्रा बड़ा हो रहा है या जिराफ बड़ा हो रहा है तो कहेंगे ग्रोथ हो रहा है, लेकिन एक जिराफ से जब उसका बच्चा पैदा होता है तो वो रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो आप मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में या यूं कह लें हायर प्लांट्स और एनिमल्स में ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ को ही रिप्रोडक्शन कह दें हम, तो वहां रिप्रोडक्शन अलग चीज है। एक से दो बंदे बन गए, एक से ज्यादा इंडिविजुअल बन गए, तो ये इंडिविजुअल का नंबर बढ़ जाना है हायर प्लांट और एनिमल्स में, रिप्रोडक्शन है, और उस इंडिविजुअल का साइज बढ़ना, उस इंडिविजुअल का मास बढ़ना, इसको बोलेंगे ग्रोथ। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हायर प्लांट्स और एनिमल्स में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब इन दोनों को आप साथ नहीं जोड़ सकते, दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें आप लिख लेंगे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, इंक्लूसिव इवेंट्स, इनमें इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, ठीक है। मतलब आप दोनों को एक ही समझ सकते हैं। जैसे मान लो अमीबा है, अब अमीबा जो सेल है वो अगर सेल डिवीजन होता है तो दो सेल बनेगी और दोनों सेल एक दूसरे से अलग हो जाएगी, और एक अमीबा इसको कहेंगे, एक अमीबा इसको कहेंगे। तो देखो इसको हम रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं कि एक अमीबा से दो अमीबा बना, और चूंकि सेल डिवीजन से जब सेल का नंबर बढ़ता है तब भी ग्रोथ कहते हैं, लेकिन यहाँ सेल अलग अलग हो जा रही हैं, तो इसलिए रिप्रोडक्शन भी हो गया, यानी एक अमीबा से दो अमीबा भी बन गया, और इसको ग्रोथ भी बोलेंगे। तो इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब एक सेल से दो सेल बनती हैं तो वो ग्रोथ का भी एग्जाम्पल है, रिप्रोडक्शन का भी एग्जाम्पल है। इसीलिए वहां बोला जाता है कि इन केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, इंक्लूसिव मतलब जोड़ के आप देख सकते हैं। लेकिन हायर एनिमल और प्लांट्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ग्रोथ मतलब उस इंडिविजुअल का साइज बढ़ना, उस इंडिविजुअल का मास बढ़ना ही ग्रोथ है। लेकिन अगर उस इंडिविजुअल से एक और इंडिविजुअल पैदा हो गया तो वो ग्रोथ नहीं होगा, वो रिप्रोडक्शन होगा। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में या हायर एनिमल एंड प्लांट्स में जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है वो म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको हमने ये समझा दिया है, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि
जो ग्रोथ है उसको हम लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते। तो ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ध्यान रखेंगे, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये डेफिनेशन नहीं हो सकता कि ग्रोथ, डेफिनेशन मतलब जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर लागू हो और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म पर लागू हो। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ उसी तरह के मैटर में देखा जाए और दूसरे में ना देखा जाए। तो ग्रोथ तो लिविंग में भी देखा जा रहा है, नॉन लिविंग में भी देखा जा रहा है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग की हम नहीं कह सकते ना। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तब बोलते हैं केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाए और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाए, तब उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ग्रोथ एक कन्वेंशनल एक प्रॉपर्टी है लिविंग की, बट वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग की। तो सो ग्रोथ इज प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बट इट इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। ग्रोथ इज प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बट नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। ध्यान रखिएगा, सवाल कैसे आएगा, बोलोगे ग्रोथ इज प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, पूछ देगा कि क्या ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग का? तो नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग में भी पाया जाता है, तो इसका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हुआ। और एक और चीज, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ नहीं होता है। नॉन लिविंग मैटर में ग्रोथ होगा, ऊपर से आके डिपॉजिट होने लगेगा चीज, एक्सटेंसिव ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होगा, अंदर से ग्रोथ होगा। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म डेड हो गया है तो उसकी बॉडी डिकम्पोज होती है, सड़ती है और छोटी होती जाती है। तो डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो, ये ध्यान रखिएगा। तो डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो, डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ, डू नॉट शो ग्रोथ। तो ग्रोथ आपको मिलेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ग्रोथ आपको मिलेगा नॉन लिविंग मैटर में, लेकिन डेड मैटर या डेड ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी बॉडी सड़ती है और वो उसकी बॉडी रिड्यूस होती जाती है, धीरे धीरे डिकम्पोज होकर समाप्त हो जाती है। तो ये हो गया ग्रोथ।